नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां सदियों पुराने बरगद के पेड़ अपनी विशाल शाखाएं फैलाए खड़े थे, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव की खूबी ये थी कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी। फिर भी हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग एक रहस्यमय अनुष्ठान के लिए एक साथ आते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग दादी माँ राधा, जो शायद 100 साल से भी ऊपर की थी, इस अनुष्ठान की अगुवाई करती थीं। उनकी आंखें अब धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी चमक थी जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती थी। पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में चमकता, गांव के सभी लोग, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, गांव के किनारे पर स्थित एक प्राचीन खाली पड़े कुएं के चारों ओर इकट्ठा होते थे। इस कुएं का पानी कई दशकों पहले सूख चुका था और अब ये सिर्फ पत्थरों का एक गहरा गड्ढा था। दादी माँ राधा कुएं के मुहाने पर बैठ जाती और अपनी पतली झुर्रीदार उंगलियों से हवा में कुछ अदृश्य आकृतियाँ बनाती। उनके होंठ धीरे धीरे कुछ फुसफुसाते, जिसे कोई सुन नहीं पाता था। गांव वाले चुपचाप बैठे रहते, चांद की रोशनी में नहाए हुए। सबकी निगाहें दादी माँ पर टिकी रहती। अचानक एक अजीब सी शांति छा जाती। हवा रुक जाती, पत्तों की सरसराहट थम जाती, और फिर कुएं के अंदर से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगती। ये रोशनी धीरे धीरे बढ़ती, कुएं के मुहाने तक आती और फिर हवा में तैरने लगती। ये किसी धुएं की तरह नहीं थी, बल्कि एक तरल प्रकाश था जो धीरे धीरे आकार लेता। कभी ये रोशनी एक हिरन का रूप लेती, कभी एक उल्लू का, और कभी एक ऐसे इंसान का जिसकी परछाई भी स्पष्ट नहीं होती। हर बार जब कोई आकृति बनती, तो गांव वालों की सांसें थम जाती। वे जानते थे कि ये उनके पूर्वज थे, जो अपनी कहानियां सुनाने या कोई रहस्य बताने आए थे। लेकिन सबसे रहस्यमय बात ये थी कि ये आकृतियां कोई आवाज नहीं करती थीं। वे सिर्फ प्रकाश में प्रकट होती और अपनी अदृश्य भाषा में कुछ कहती। दादी माँ राधा की आंखें उस रोशनी को ध्यान से देखती और उनके चेहरे पर कभी खुशी, कभी दुख, कभी चिंता के भाव आते। जब आकृति गायब हो जाती, दादी माँ गहरी सांस लेती और गांव वालों से कहती, आज हमारे पुरखों ने हमें बताया है कि हर महीने वे एक अलग कहानी, एक अलग चेतावनी या एक अलग आशीर्वाद लेकर आते थे। कभी वे आने वाले सूखे के बारे में बताते, कभी अच्छी फसल का संकेत देते और कभी किसी अनजाने खतरे से आगाह करते। एक बार आकृति एक बूढ़े व्यक्ति का रूप ले रही थी, जिसके चेहरे पर गहन पीड़ा थी। वह आकृति बार बार गांव के ठीक बीच में स्थित उस बरगद के पेड़ की ओर इशारा कर रही थी, जिसके नीचे बच्चे खेला करते थे। दादी माँ राधा का चेहरा पीला पड़ गया। अनुष्ठान के बाद उन्होंने गांव वालों को बताया कि पूर्वजों ने उन्हें आह किया है कि बरगद के पेड़ के नीचे एक प्राचीन बुराई सोई हुई है और उसे जगाने से गांव पर विपत्ति आ सकती है। गांव वाले हैरान थे। उन्हें उस पेड़ में कभी कोई बुराई नजर नहीं आई थी, लेकिन दादी माँ के शब्दों पर उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने उस दिन से बच्चों को उस पेड़ के नीचे खेलने से रोक दिया और एक अदृश्य घेरा बना दिया। लेकिन ये रहस्य बना रहा कि कुएं में ये रोशनी कहाँ से आती है और दादी माँ उस अदृश्य भाषा को कैसे समझ पाती हैं। क्या ये सिर्फ उनका विश्वास था या सचमुच कोई अलौकिक शक्ति उस कुएं में वास करती थी? गांव वाले कभी सवाल नहीं करते थे, वे बस हर पूर्णिमा का इंतजार करते, अपने पूर्वजों से जुड़ने और आने वाले समय के रहस्यों को जानने के लिए। दादी माँ राधा की चेतावनी के बाद गांव में बरगद के पेड़ के प्रति एक अजीब सा डर और सम्मान पनप गया। बच्चे अब उसके पास जाने से कतराते थे और बड़े भी उस पेड़ के नीचे बैठने से बचते थे।
जहाँ कभी उनकी पंचायत लगा करती थी। हर पूर्णिमा की रात जब कुएं से रोशनी निकलती तो गांव वाले उत्सुकता से देखते कि क्या पूर्वज उस बुराई के बारे में और कुछ बताएंगे। एक ठंडी सर्द रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और उसकी रोशनी भी धुंधली थी। कुएं से निकली नीली रोशनी इस बार पहले से कहीं अधिक धुंधली और कांपती हुई थी। आकृति एक बूढ़ी औरत की बनी, जिसके बाल खुले हुए थे और आंखों में अथाह पीड़ा थी। वह बार बार बरगद के पेड़ की जड़ की ओर इशारा कर रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी आवाज उस प्रकाश में ही सिमट कर रह जाती थी। दादी माँ राधा का चेहरा इस बार पूरी तरह से सफेद पड़ गया था। जब आकृति गायब हुई तो उन्होंने कांपती आवाज में गांव वालों से कहा, पूर्वज आज बहुत परेशान हैं। वे कह रहे हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे दबी बुराई अब जागृत हो रही है। उस पेड़ की सबसे पुरानी और मोटी जड़ जो सीधे जमीन में धंसी है, उसी के पास वह बुराई अपना सिर उठा रही है। गांव वाले सहम गए। बरगद के पेड़ की वह जड़ जो गांव के बीचों बीच थी, हमेशा से पूजनीय मानी जाती थी। उसके नीचे ही गांव की नींव रखी गई थी, ऐसी मान्यता थी। अगले दिन गांव के मुखिया वीर, जो अपनी बहादुरी और सूझबूझ के लिए जाने जाते थे, ने कुछ अनुभवी पुरुषों के साथ मिलकर बरगद के पेड़ की उस विशेष जड़ के पास खुदाई करने का फैसला किया। दादी माँ राधा ने उन्हें रोका नहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो जमीन बेहद सख्त निकली। कई घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें चौंका दिया। मिट्टी के नीचे उन्हें एक प्राचीन पत्थर का बना छोटा सा संदूक मिला। वो संदूक किसी साधारण पत्थर का नहीं था, बल्कि उस पर अजीबोगरीब आकृतियां खुदी हुई थीं, जो किसी अज्ञात भाषा में मंत्रों जैसी दिख रही थीं। संदूक के चारों ओर एक काली अजीब सी मिट्टी चिपकी हुई थी, जिससे एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही वीर ने संदूक को छूने की कोशिश की, एक ठंडी लहर सी दौड़ी और बरगद के पेड़ के पत्तों में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी, मानो पेड़ दर्द में हो। गांव वाले डर गए, लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने संदूक को बाहर निकाला और उसे लेकर दादी माँ राधा के पास गए। दादी माँ ने संदूक को ध्यान से देखा। उनकी आंखें अब कुछ चमक रही थीं। उन्होंने बताया, ये वही संदूक है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले यहाँ दफनाया था। इसके अंदर एक प्राचीन काली शक्ति कैद है, जो हमारे गांव में शांति भंग करना चाहती थी। इसे एक खास मंत्र और कुछ जड़ी बूटियों की मदद से दफनाया गया था, ताकि यह कभी बाहर न आ सके। लेकिन दादी माँ ने आगे कहा, समय के साथ शायद वो मंत्र कमजोर पड़ गया है, या कोई अनजाने में उस शक्ति को जगा रहा है। गांव वाले परेशान थे। अब उन्हें पता चल गया था कि बरगद के पेड़ के नीचे कौन सी बुराई छिपी थी, लेकिन उसे कैसे नियंत्रित किया जाए, यह कोई नहीं जानता था। संदूक को खोला जाए या नहीं, यह एक बड़ा सवाल था। गांव में तनाव फैल गया था। वह प्राचीन पत्थर का संदूक, जिसके ऊपर अजीबोगरीब आकृतियां खुदी थीं और जिससे एक काली अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, अब दादी माँ राधा के घर के आंगन में रखा था। गांव के लोग धीरे धीरे वहां जमा हो रहे थे। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। मुखिया वीर ने हिम्मत जुटाई और पूछा, दादी माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या इस संदूक को खोलना चाहिए? दादी माँ ने अपनी धुंधली आंखों से संदूक को देखा। उनकी आवाज में अब एक अजीब सी दृढ़ता थी। नहीं वीर, इसे खोलना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। हमारे पूर्वजों ने इसे जिस कारण से बंद किया था, वह अभी भी जीवित है। इसे छूने भर से बरगद का पेड़ हिल गया था। सोचो अगर यह खुला तो क्या होगा। लेकिन दादी माँ, एक और गांव वाले ने कहा, अगर वो बुराई अंदर है तो उसे हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए? वो कमजोर पड़ रही है, शायद यह उसे खत्म करने का मौका है। दादी माँ ने गहरी सांस ली।
कुछ बुराइयों को खत्म नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ शांत रखा जा सकता है। ये शक्ति इतनी प्राचीन है कि इसे नष्ट करना हमारी सामर्थ्य से बाहर है। पूर्वजों ने हमें चेतावनी दी है कि इसे जगाना गांव के लिए सर्वनाश लाएगा। उन्होंने आगे बताया, पूर्णिमा की रोशनी जो कुएं से निकलती है, वो हमारे पूर्वजों की ऊर्जा है। वही इस संदूक को इतने समय से दबाए हुए थी, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। शायद किसी बाहरी शक्ति ने इसे छू लिया है, या इसका मंत्र सचमुच कमजोर पड़ गया है। हमें उस मंत्र को फिर से मजबूत करना होगा। दादी माँ ने सबको अपने पास बुलाया। आज रात हमें एक और अनुष्ठान करना होगा। ये कुएं वाले अनुष्ठान से अलग होगा। हमें उस संदूक को फिर से शक्तिशाली बनाना होगा, ताकि अंदर की बुराई कभी बाहर न आ सके। उन्होंने गांव के कुछ युवाओं को आदेश दिया कि वे जंगल से कुछ विशेष जड़ी बूटियां और पवित्र नदियों की रेत लेकर आएं। शाम होते ही दादी माँ ने संदूक के चारों ओर एक घेरा बनाया और उसके अंदर उन जड़ी बूटियों और रेत को फैलाया। जब चांद फिर से अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में चमका, तो दादी माँ राधा ने संदूक के पास बैठकर एक पुराना भूला हुआ मंत्र गाना शुरू किया। उनकी आवाज पहले धीमी और कांपती हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें शक्ति आने लगी। गांव वाले भी उनके साथ दोहराने लगे। भले ही उन्हें मंत्र के अर्थ नहीं पता थे, लेकिन उनकी श्रद्धा और विश्वास से पूरा वातावरण गूंज उठा। मंत्रों की ध्वनि के साथ संदूक से निकलने वाली काली दुर्गंध कम होने लगी और उसकी काली मिट्टी पर एक हल्की नीली चमक दिखाई देने लगी, जो कुएं से निकलने वाली रोशनी से मिलती जुलती थी। ये चमक धीरे धीरे बढ़ी, संदूक को पूरी तरह से घेर लिया और ऐसा लगा मानो संदूक एक बार फिर उसी प्राचीन शक्ति से भर रहा हो जिसने उसे सदियों तक बंद रखा था। रात भर यह अनुष्ठान चला। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले काली दुर्गंध पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और संदूक से अब कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी। उस पर नीली चमक भी शांत हो चुकी थी, लेकिन अब संदूक के पत्थर पर एक नई उज्ज्वल सी आभा थी। दादी माँ राधा थक चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, ये शक्ति अब फिर से बंध चुकी है। ये संदूक अब पहले से कहीं अधिक मजबूत है, लेकिन हमें इसे फिर से वहीं दफनाना होगा जहाँ से हमने इसे निकाला था, और हर पूर्णिमा पर इस पर ध्यान देना होगा। गांव वालों ने मिलकर संदूक को वापस बरगद के पेड़ की जड़ के पास दफनाया और इस बार उन्होंने उस जगह को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया ताकि कोई अनजाने में भी उसे न छू सके। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन बरगद का पेड़ और वह कुआं दोनों अब उनके लिए सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं थे, बल्कि उनके पूर्वजों के साथ उनके गहरे रहस्यमय संबंध के जीवंत प्रमाण बन गए थे। हर पूर्णिमा की रात वे कुएं के पास इकट्ठा होते, अपने पूर्वजों की कहानियां सुनते और बरगद के पेड़ के पास दबे उस रहस्यमय संदूक को अपनी आस्था से मजबूत करते रहते। संदूक को फिर से दफनाने और प्राचीन मंत्रों को दोबारा शक्तिशाली बनाने के बाद गांव में एक अभूतपूर्व शांति और सामंजस्य स्थापित हो गया। अब बरगद का पेड़ और वह कुआं सिर्फ रहस्य के केंद्र नहीं थे, बल्कि गांव की सामूहिक आस्था और पहचान का प्रतीक बन चुके थे। गांव के लोगों के जीवन में कई सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आए। पहले जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे, अब वे प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस करने लगे थे। वे पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट को अधिक ध्यान से सुनते, हवा के रुख को समझते और चांद की हर कला को गौर से देखते। उन्हें लगता था कि प्रकृति स्वयं उनके पूर्वजों की आवाज है, जो उन्हें आने वाले समय के बारे में संकेत देती है। उन्होंने पेड़ों को काटना कम कर दिया और नदियों को स्वच्छ रखने के लिए सामूहिक प्रयास किए। बरगद के नीचे के रहस्य और संदूक की घटना ने गांव वालों को पहले से कहीं अधिक एकजुट कर दिया था। हर पूर्ण छोटी ही माँ की रात कुएं के पास होने वाला अनुष्ठान अब केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं था, बल्कि एक ऐसा अवसर था जहां पूरा गांव एक साथ आता,
अपने अनुभव साझा करता और एक दूसरे का समर्थन करता। दादी माँ राधा की बातों पर उनका विश्वास और भी गहरा हो गया था और उनकी सलाह को वे गांव के लिए ईश्वरीय निर्देश मानते थे। मुखिया वीर ने भी दादी माँ के मार्गदर्शन में गांव को और अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का काम किया। दादी माँ राधा अब केवल गांव की सबसे बुजुर्ग महिला नहीं थी, बल्कि वे गांव की संरक्षक और मार्गदर्शक बन गई थीं। उनकी ख्याति आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग दूर दूर से उनसे सलाह लेने आते थे, खासकर जब उन्हें किसी अज्ञात बीमारी, फसल की समस्या या पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता था। दादी माँ अपनी अंतर्दृष्टि और पूर्वजों से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें अक्सर ऐसे समाधान बताती थीं जो किसी और के लिए संभव नहीं होते थे। कुछ महीनों बाद एक और पूर्णिमा की रात को जब कुएं से रोशनी निकली तो गांव वालों ने एक और अद्भुत बदलाव देखा। इस बार रोशनी सिर्फ आकृतियां ही नहीं बनाती थी, बल्कि कभी कभी उनसे एक मधुर ध्वनि भी निकलती थी। ये किसी भाषा में नहीं होती थी, बल्कि एक ऐसी धुन थी जो मन को शांति और आनंद से भर देती थी। दादी माँ राधा ने बताया कि यह पूर्वजों का आशीर्वाद है जो गांव की शांति और एकजुटता से प्रसन्न है। बरगद का पेड़, जो कभी एक छिपी हुई बुराई का स्थान था, अब एक पवित्र स्थल बन गया था। गांव के लोग अब उसके पास जाते थे, लेकिन डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा से। वे उस जड़ के पास कुछ देर ध्यान लगाते जहां संदूक दफनाया गया था। उन्हें लगता था कि वहां से एक सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है जो उन्हें शक्ति और शांति प्रदान करती है। पेड़ के नीचे छोटे छोटे पत्थर रखकर एक चबूतरा बनाया गया, जहां गांव वाले कभी कभी बैठकर प्रार्थना करते थे। ये गांव अब सिर्फ अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि अपनी अनूठी आध्यात्मिक प्रथाओं और प्रकृति के साथ अपने गहरे संबंध के लिए भी जाना जाता था। रहस्य, जो पहले डर का कारण था, अब उनके जीवन का एक अविभाज्य और सुंदर हिस्सा बन गया था, जिसने उन्हें एक नई पहचान दी थी, चांदनी गांव। चांदनी गांव में शांति और सद्भाव कई सालों तक बना रहा। पूर्णिमा की रातें अब डर की नहीं, बल्कि जुड़ाव और उत्सव की रातें होती थीं। दादी माँ राधा की उम्र और बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि और ज्ञान गहराता जा रहा था। गांव के युवा अब उनसे सीखने के लिए उत्सुक रहते थे, खासकर कुएं से आने वाली रोशनियां और की अदृश्य भाषा को समझने की कला। एक दिन जब सूरज अपनी चरम सीमा पर था और जंगल से गर्म हवा चल रही थी, गांव में एक अजनबी का आगमन हुआ। वो एक लंबा, पतला आदमी था, जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें बेहद गहरी थीं। उसके कपड़ों पर धूल जमी हुई थी और वह दूर किसी शहर से आया प्रतीत होता था। उसने अपना परिचय ज्ञानेंद्र के रूप में दिया और दावा किया कि वह प्राचीन कहानियों और धर्मों का शोध करता है। ज्ञानेंद्र ने गांव के मुखिया वीर से मुलाकात की और बताया कि उसने आसपास के इलाकों में फैली चांदनी गांव की अनोखी प्रथाओं और रहस्यमय कुएं के बारे में सुना है। वो उस रहस्य को अपनी आंखों से देखना और उस पर शोध करना चाहता था। गांव वाले स्वभाव से सरल और अतिथि परायण थे, लेकिन उनमें अपने पवित्र स्थलों के प्रति गहरा सम्मान और कुछ हद तक गोपनीयता भी थी। मुखिया वीर ने दादी माँ राधा से सलाह ली। दादी माँ ने ज्ञानेंद्र की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उन्हें असहज कर गया। उन्होंने वीर से कहा, यह आदमी सिर्फ ज्ञान का भूखा नहीं है, इसकी जिज्ञासा के पीछे कुछ और भी है। इसे गांव में रहने दो, लेकिन हमारी पवित्र जगहों से इसे दूर रखना। ज्ञानेंद्र कुछ दिनों तक गांव में रहा। वह लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करता, खासकर उन युवाओं से जो दादी माँ से सीखने को उत्सुक थे। वह बरगद के पेड़ के पास घंटों खड़ा रहता, संदूक दफनाने वाली जगह को गौर से देखता। उसकी नजरें कुएं पर भी थीं, जहां से पूर्णिमा की रात रोशनी निकलती थी। वो अक्सर रात में छुप छुप कर उस कुएं के पास जाता और कुछ अजीब से प्रतीक बनाता था, जिन्हें कोई और समझ नहीं पाता था। अगली पूर्णिमा की रात आई। गांव वाले हमेशा की तरह कुएं के पास इकट्ठा हुए।
ज्ञानेंद्र भी उत्सुकता से वहीं मौजूद था, अपनी नोटबुक और पेंसिल लिए हुए। जब कुएं से नीली रोशनी निकलनी शुरू हुई तो इस बार उसमें एक अजीब सी कंपन थी। रोशनी की आकृति भी स्थिर नहीं बन रही थी, वह कांप रही थी और बीच बीच में धुंधली हो जा रही थी। दादी माँ राधा का चेहरा चिंता से भर गया। जब आकृति अंततः एक बूढ़े ऋषि का रूप लेकर कुछ देर स्थिर हुई तो गांव वालों ने देखा कि वह ऋषि बार बार ज्ञानेंद्र की ओर इशारा कर रहा था। उसकी आंखों में क्रोध और चेतावनी का भाव स्पष्ट था। रोशनी से इस बार कोई मधुर ध्वनि नहीं निकली, बल्कि एक हल्की कर्कश आहट सुनाई दी, मानो कोई अदृश्य शक्ति दर्द में हो। आकृति जैसे ही गायब हुई, दादी माँ राधा ने गहरी सांस ली और उनकी आवाज में दुख और गुस्सा दोनों था। उन्होंने गांव वालों से कहा, पूर्वज आज बहुत परेशान हैं। उन्होंने हमें आगाह किया है कि इस अजनबी की उपस्थिति से हमारी पवित्र ऊर्जा प्रदूषित हो रही है। इसकी जिज्ञासा हमारे लिए खतरा बन सकती है। ज्ञानेंद्र ने ये सब सुना और उसके चेहरे पर एक पल के लिए चिंता दिखी, लेकिन फिर वह अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगा, मानो उसने कुछ भी नहीं सुना हो। गांव वाले अब अजनबी को लेकर सशंकित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ज्ञानेंद्र की उपस्थिति से उनकी पवित्र शक्तियों पर इतना बुरा असर कैसे पड़ रहा है। क्या ज्ञानेंद्र सिर्फ एक शोधकर्ता था या उसके इरादे कुछ और थे? और कुएं से आने वाली कर्कश आहट का क्या मतलब था? क्या वह बुराई फिर से जागृत हो रही थी या कोई नई चुनौती सामने आ रही थी? ज्ञानेंद्र की उपस्थिति ने चांदनी गांव की शांति भंग कर दी थी। पूर्णिमा की रात कुएं से आई चेतावनी ने गांव वालों के मन में संदेह और भय भर दिया था। दादी माँ राधा की बात पर सभी का अटल विश्वास था और वे अब ज्ञानेंद्र को शक की निगाह से देखने लगे थे। मुखिया वीर ने ज्ञानेंद्र से सीधे बात की। ज्ञानेंद्र जी, हमारे पूर्वजों ने आपकी उपस्थिति से गांव में बेचैनी महसूस की है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप गांव छोड़कर चले जाएं। ज्ञानेंद्र मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप लोग अंधविश्वासी हैं, मैं सिर्फ एक शोधकर्ता हूँ। ये सब सिर्फ संयोग है। लेकिन दादी माँ राधा आगे बढ़ी, उनकी आंखें ज्ञानेंद्र की आंखों में गहराई से झांक रही थीं। तुम सिर्फ शोधकर्ता नहीं हो ज्ञानेंद्र, तुम उस पुरानी शक्ति को जगाने आए हो जो बरगद के पेड़ के नीचे दबी है। तुम उसके रहस्यों को जानना चाहते हो, शायद उसे अपने अधीन करना चाहते हो। ज्ञानेंद्र का चेहरा फीका पड़ गया। उसने अपनी बात बदलने की कोशिश की, लेकिन दादी माँ ने उसे बोलने नहीं दिया। तुमने कुएं के पास कुछ प्रतीक बनाए हैं। तुमने बरगद की जड़ को छूने की कोशिश की है। तुम्हारी ऊर्जा हमारी पवित्र ऊर्जा के साथ टकरा रही है। दादी माँ ने गहरी सांस ली। आज रात हमें इस विवाद को खत्म करना होगा। अगर तुम निर्दोष हो तो अग्नि परीक्षा से गुजरो। गांव वाले चौंक गए। अग्नि परीक्षा, यह एक प्राचीन और खतरनाक अनुष्ठान था जो बहुत पहले बंद कर दिया गया था। उसी रात गांव के बीचों बीच एक छोटी सी अग्नि प्रज्वलित की गई। दादी माँ राधा ने घोषणा की, ज्ञानेंद्र, तुम्हें इस अग्नि के चारों ओर घूमना होगा। अगर तुम्हारी नियत पवित्र है तो अग्नि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर तुम में कोई दुर्भावना है तो अग्नि उसे उजागर कर देगी। ज्ञानेंद्र के चेहरे पर पसीना आ गया। वो हिचकिचाया, लेकिन गांव वालों की निगाहें उस पर टिकी थीं। अंततः उसने अनिच्छा से अग्नि के चारों ओर चलना शुरू किया। जैसे ही उसने अग्नि के पास पहला कदम रखा, हवा में एक अजीब सी कर्ज दौड़ी। अग्नि की लपटें अचानक ऊंची और नीली हो गईं, मानो किसी अदृश्य शक्ति से जल रही हों। ज्ञानेंद्र के चेहरे पर दर्द और भय साफ दिख रहा था। वह 2 कदम ही चल पाया था कि अग्नि की लपटों से एक तीव्र ताप निकला और उसने चीखते हुए खुद को पीछे खींच लिया। उसके हाथों और कपड़ों पर हल्के से जलने के निशान थे, लेकिन दर्द उससे कहीं ज्यादा था। ये स्पष्ट संकेत था। गांव वालों ने एक साथ गहरी सांस ली। ज्ञानेंद्र अब अपने मुखौटे को उतारकर जमीन पर बैठ गया।
उसने देखा कि उसकी नोटबुक से धुआं निकल रहा था और उस पर बने रहस्यमय प्रतीक मिट रहे थे। दादी माँ राधा ने शांति से कहा, तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है ज्ञानेंद्र। तुम हमारे गांव और इसकी पवित्रता के लिए खतरा हो। तुम्हें तुरंत यहाँ से जाना होगा और कभी वापस नहीं आना होगा। ज्ञानेंद्र उठा। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, सिर्फ हार और निराशा थी। वह बिना एक शब्द कहे अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे जाते हुए देखा और एक बार फिर उनके दिलों में शांति उतर आई। उस रात पूर्णिमा की रोशनी पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल थी। कुएं से निकली नीली रोशनी ने एक बार फिर मधुर ध्वनि के साथ एक शांतिपूर्ण आकृति बनाई, जो गांव वालों को आशीर्वाद दे रही थी। दादी माँ राधा ने मुस्कान के साथ कहा, पूर्वज प्रसन्न हैं। गांव का संतुलन फिर से स्थापित हो गया है। चांदनी गांव ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। उन्होंने समझा कि उनकी शक्ति और सुरक्षा केवल प्राचीन अनुष्ठानों में नहीं थी, बल्कि उनकी सामूहिक आस्था, एकता और अपनी जड़ों के प्रति सम्मान में थी। वे जानते थे कि बाहर की दुनिया से चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन जब तक वे अपने पूर्वजों के दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे और अपनी पवित्रता बनाए रखेंगे, तब तक उनका गांव चांदनी रात के रहस्य की तरह हमेशा सुरक्षित और शांतिमय रहेगा। गांव में अब कोई रहस्य छिपा नहीं था, बस एक शाश्वत वचन था, प्रकृति, पूर्वजों और आपस में जुड़े रहने का वचन। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।